ये कहानी है साल 2001 की अफ्रीकी देश मालावी के कासुंगू जिले में बसे एक छोटे से गांव विम्बे की, जहां उस समय करीब 1000 लोग रहा करते थे। इस गांव में रहने वाले ज्यादातर लोगों की जिंदगी खेती के इर्द गिर्द ही घूमती थी। यहीं रहता था एक साधारण सा परिवार, माता पिता, 7 बहनें और उनका इकलौता भाई। सोचिए, एक ऐसा गाँव जहाँ न बिजली थी, न ढंग की सड़कें, आधुनिक दुनिया की ज्यादातर सुविधाएं वहाँ के लोगों की पहुंच से बहुत दूर थी, और कमाई का सिर्फ एक ही सहारा था, वो था खेती। खेती की फसल बिकती तभी घर का खर्च निकलता। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिनसे उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर गया। जैसे ही उन्होंने आसमान की ओर देखा, वे समझ गए कि इस बार बारिश नहीं होने वाली है। बारिश न होने का मतलब था कि महीनों की मेहनत से तैयार की गई उनकी फसल पूरी तरह बर्बाद होने वाली थी। कुछ महीनों बाद एक बार फिर बारिश हुई। गांव वालों की उम्मीदें लौट आई और उन्होंने दोबारा खेतों में फसल लगा दी। लेकिन इस बार भी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। बारिश ने एक बार फिर धोखा दे दिया और उनकी पूरी फसल एक बार फिर बर्बाद हो गई। उस परिवार की आर्थिक स्थिति उतनी खराब हो गई थी, उस लड़के को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। परिवार के पास उसकी स्कूल फीस भरने तक के पैसे नहीं बचे थे। क्या आप सोच सकते हो कि ऐसे गांव में रहने वाला, ऐसे हालातों में रहने वाला एक लड़का अपने गांव के लिए खुद की बिजली बनाता है? वैसे तो ये कहानी सुनने में अनबिलीवेबल लगती है, इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन ये कहानी सच्ची है। ये कहानी है विलियम कामक्वाम्बा की। विलियम का जन्म 5 अगस्त 1987 को मालावी के कासुंगू डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव विम्बे में हुआ था। विलियम एक बहुत ही साधारण फार्मिंग फैमिली के अंदर पैदा हुए थे। उसके पिता ट्राइवेल कामक्वाम्बा खेती का काम करते थे और यही खेती उनके परिवार की इनकम का एकमात्र सोर्स थी। मुख्य रूप से वे अपने खेतों में मेज की खेती करते थे। इसके अलावा कुछ दूसरी क्रॉप्स भी उगाई जाती थी। विलियम की फैमिली फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी, फिर भी उसके पेरेंट्स की पूरी कोशिश थी कि उनका बेटा अच्छी एजुकेशन हासिल करे और एक बेहतर फ्यूचर बना सके। बचपन से ही विलियम के अंदर एक अलग तरह की क्यूरियोसिटी थी। उसे हमेशा ये जानना होता था कि कोई भी चीज आखिर काम कैसे करती है। उसके पीछे का साइंस और वर्किंग मैकेनिज्म समझने में उसे बड़ा मजा आता था। रेडियो विलियम की फेवरेट चीजों में से एक था। बचपन में उसे लगता था कि रेडियो के अंदर छोटे छोटे लोग रहते जो बोलते हैं, गाना गाते हैं और अलग अलग प्रोग्राम चलाते हैं। जब विलियम सिर्फ 6 साल का था, एक दिन उसके पेरेंट्स घर से बाहर गए तो आखिरकार उसने अपना फेवरेट रेडियो खोलने का फैसला कर लिया। उसे ये पूरा यकीन था कि आज उसे उन छोटे छोटे लोगों से मिलने का पूरा मौका मिलेगा। लेकिन रेडियो के अंदर उसे लोग नहीं बल्कि ढेर सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दिखाई दिए। उसे लगता था कि अगर इन पार्ट्स को उनकी जगह से हटा दिया तो ये छोटे छोटे लोग कहेंगे कि लीव अस अलोन। धीरे धीरे विलियम ने रेडियो के अलग अलग पार्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। जब वो रेडियो का एक छोटा सा पार्ट निकालता तो रेडियो की वॉल्यूम कम हो जाती, दूसरा पार्ट निकालने पर रेडियो की फ्रीक्वेंसी बदल जाती और जैसे ही वो तीसरा पार्ट निकालता पूरा साउंड ही बदल जाता। जब भी विलियम किसी रेडियो को रिपेयर करने की कोशिश करता तो वो अपने पड़ोसियों के घर जाकर पुरानी खत्म हो गई बैटरीज को इकट्ठा करके अपने घर ले आता। रेडियो को ठीक करने के लिए 2 वर्किंग बैटरीज की जरूरत होती थी, लेकिन विलियम ने एक अलग तरीका ढूंढ निकाला था। वो 7-8 खत्म हो चुकी गई बैटरीज को आपस में कनेक्ट करता था। उनमें बची हुई थोड़ी थोड़ी एनर्जी को यूज करके रेडियो चला देता था, क्योंकि कनेक्ट करने से 2 बैटरीज जितना पावर जनरेट हो जाता था। यहीं से विलियम की बैटरीज और इलेक्ट्रिसिटी को लेकर अंडरस्टैंडिंग और भी मजबूत होती चली गई। फिर ईयर 2001 में मालावी के अंदर एक भयानक ड्राउट आया। बारिश लगभग न के बराबर हुई और देखते ही देखते पूरे देश में अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई। साल 2001 के आखिर तक पूरे मालावी में एक भयंकर फूड क्राइसिस शुरू हो चुका था। सरकार भी अनाज के डिस्ट्रीब्यूशन और मैनेजमेंट को ठीक तरीके से संभाल नहीं पाई। हालात इतने खराब हो चुके थे कि लाखों लोगों के पास 2 वक्त का खाना भी नहीं बचा था। उस समय मालावी के अंदर अनाज की भारी कमी हो गई थी, इसलिए बड़ी मात्रा में अनाज पड़ोसी देश तांजानिया से मंगाया जाता था। लेकिन उसकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि आम लोगों के लिए उसे खरीद पाना लगभग नामुमकिन था, और ऊपर से कई व्यापारी संकट का फायदा उठाकर अनाज को और भी महंगे दामों में बेच रहे थे। धीरे धीरे विलियम के परिवार का
मेज का भंडार भी खत्म होने लगा। विलियम का परिवार ज्यादातर एनसीमा खाता था। यह मालावी का एक ट्रेडिशनल फूड है जो मेज के आटे से बनाया जाता है। अगर इंडिया से कंपेयर करें तो ये वहाँ के लोगों के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट था जितना हमारे लोगों के लिए रोटी। विलियम और उसके परिवार को जहाँ पहले दिन में 3 वक्त का खाना मिलता था, अब पूरे दिन में सिर्फ एक बार खाना मिलता था, और वो भी बहुत कम मात्रा में। हालात इतने भयावह हो चुके थे कि खाने की कमी की वजह से मालावी के अंदर बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। इस संकट का असर विलियम के परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन पर भी साफ दिखाई देने लगा था। धीरे धीरे उनकी सारी सेविंग्स भी खत्म हो रही थी। इस दौरान विलियम ने अपना प्राइमरी स्कूल पूरा कर लिया था और अब वो हाई स्कूल में जाने वाला था। मालावी के अंदर प्राइमरी एजुकेशन तो फ्री थी, लेकिन हाई स्कूल के अंदर एडमिशन के लिए फीस देनी पड़ती थी। हाई स्कूल के अंदर पढ़ाई जारी रखने के लिए लगभग $80 की फीस देनी पड़ती थी, लेकिन विलियम के परिवार के लिए ये रकम भी बहुत बड़ी थी। पैसे न होने की वजह से 14 ईयर की उम्र में उसे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। लेकिन किस्मत ने विलियम के लिए एक छोटा सा दरवाजा खुला छोड़ दिया था। हाई स्कूल में एडमिशन लेने से 1 साल पहले कुछ लोगों ने स्कूल के अंदर सैकड़ों किताबें डोनेट की थी और वहाँ एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बनाई थी। स्कूल छूटने के बाद भी विलियम ने सीखना नहीं छोड़ा। विलियम लगभग हर दिन स्कूल की लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करता था। उसे पूरा भरोसा था कि एक दिन ये बुरा वक्त जरूर खत्म होगा। उसके पेरेंट्स किसी न किसी तरह से पैसे जुटा लेंगे और वह फिर से स्कूल लौट पाएगा। विलियम के लिए लैंग्वेज भी एक बहुत बड़ा चैलेंज थी। उसकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह लाइब्रेरी में पढ़ाई करता और अपने दोस्तों से पूछता रहता कि क्लास में क्या पढ़ाया गया है। लेकिन फिर कहानी में आता है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। एक दिन जब विलियम हमेशा की तरह लाइब्रेरी में पढ़ने गया तो उसकी नजर एक किताब पर पड़ी। किताब का टाइटल था यूजिंग एनर्जी और उसके कवर पर एक विंडमिल की तस्वीर बनी हुई थी। विलियम ने बिना देर किए वो किताब उठा ली। जैसे ही विलियम ने वो किताब पढ़नी शुरू की, उसे पता चला कि विंडमिल की मदद से पानी को पंप किया जा सकता है, और बस वही एक लाइन उसके दिमाग में बैठ गई। उसने तुरंत सोचा कि अगर मैं ऐसी मशीन बना दूं तो हमारे गांव में पानी की समस्या काफी हद तक खत्म हो सकती है, और अगर खेतों तक पानी पहुंच गया तो साल में ज्यादा फसल भी उगाई जा सकती है। यही वो पल था जिसने विलियम की सोच हमेशा के लिए बदल दी। इसके बाद विलियम ने विंडमिल बनाने के लिए जरूरी सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उस दौर में खासकर लेट 90s और अर्ली 20s के दौरान मालावी जैसे कई अफ्रीकन देशों में साइकिल सबसे कॉमन ट्रांसपोर्ट का जरिया हुआ करती थी। उस टाइम पर कार और मोटर बाइक बहुत कम लोगों के पास हुआ करती थी। उसमें से ज्यादातर साइकिल यूरोप और एशिया से इंपोर्ट होकर मालावी जैसे अफ्रीकन देशों में आती थी। इन साइकिल की एक खास बात थी, जैसे ही कोई साइकिल चलाता सामने लगी लाइट अपने आप ऑन हो जाती, और जैसे ही वो साइकिल रुकती लाइट अपने आप बंद हो जाती। साइकिल की वो लाइट विलियम के लिए सबसे बड़ी मिस्ट्री थी। वो अक्सर सोचता था कि आखिर ये बिना बैटरी के ऑन कैसे होती। इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते उसने पहली बार डायनेमो को देखा। डायनेमो एक ऐसी डिवाइस होती है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। उस समय तक साइंटिस्ट यह खोज चुके थे कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मैग्नेट बनाया जा सकता है, लेकिन माइकल फेराडे ने सोचा कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बन सकता है तो क्या मैग्नेट की मदद से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जा सकती है। इसी सवाल ने आगे चलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज की नींव रखी थी। डायनेमो के अंदर 2 सबसे जरूरी चीजें होती है, एक होता है मैग्नेट और दूसरी कॉपर की कॉइल। जब इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, यानी इनमें से कोई एक घूमता है, तो कॉपर कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बदलने लगता है, और इसी बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कॉपर की कॉइल के अंदर वोल्टेज इंड्यूस होता है। यही वोल्टेज आगे चलकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है।
अब अपने टॉपिक पर वापस आए तो जब विलियम ने अपने दोस्तों और गांव के लोगों को अपने आइडिया के बारे में बताया तो ज्यादातर लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। उन्हें लगा कि यह 15-16 साल का लड़का जिसने स्कूल भी छोड़ दिया है वो बिजली कैसे बना सकता है। कई लोगों ने तो उसे पागल तक कह दिया, लेकिन विलियम ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अकेले ही विंडमिल बनाने के लिए जरूरी सामान और पुराने पार्ट्स इकट्ठे करने शुरू कर दिए। जब विलियम पुराने पार्ट्स और कबाड़ ढूंढने निकलता तो उसकी माँ भी उसे क्रेजी कहने लगती। उन्हें लगता था कि विलियम कबाड़ ढूंढने नहीं बल्कि दोस्तों के साथ वीड स्मोक करने जाता है। विलियम की स्कूल के पास एक बहुत बड़ा जंक यार्ड था। पहले वहाँ एक गैरेज हुआ करता था, लेकिन बाद में उस जमीन को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को दे दिया गया। बाद में वहाँ पर एक स्कूल बनाया गया। गैराज तो हट गया, लेकिन उसके कई पुराने स्पेयर पार्ट्स और कबाड़ वहीं पड़ा रहा, और यही जगह आगे चलकर विलियम के लिए किसी खजाने की तरह बन गई। इसी जंक यार्ड से विलियम ने अपनी विंडमिल के लिए जरूरी सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने वहां से ट्रैक्टर फैन, शॉक एब्जॉर्बर, बाइसिकल पुली, पीवीसी पाइप्स और कई दूसरे पुराने स्पेयर पार्ट्स इकट्ठे किए। कई दिनों की मेहनत के बाद विलियम ने आखिरकार अपनी पहली विंडमिल बना ली। उसके ब्लेड्स बनाने के लिए विलियम ने ट्रैक्टर फैन का इस्तेमाल किया था। उसकी पहली विंडमिल 4 ब्लेड वाली विंडमिल बनी थी, जिसे उसने पूरी तरह कबाड़ से जुटाए गए पार्ट्स से तैयार किया था। विलियम की पहली विंडमिल उतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। ये लगभग 12 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती थी, जिनकी वजह से 4 बल्ब और 2 रेडियो आसानी से चलते थे। इसके बाद विलियम ने एक बहुत बड़ी और ज्यादा पावरफुल विंडमिल बनाई। वो लगभग 20 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती थी। इस विंडमिल की वजह से वो वाटर पंप चलाने में सफल रहा, जिससे खेतों तक पानी पहुंचने लगा और इरिगेशन की मदद से बेहतर खेती करना संभव हो पाया। लेकिन विलियम यहीं पर नहीं रुका। उसने अपनी विंडमिल के लिए लाइट स्विच और सर्किट ब्रेकर भी खुद ही तैयार किए, क्योंकि उसने जिन वायरों का इस्तेमाल किया था वे इंसुलेटेड नहीं थे, और अगर 2 वायर आपस में टच हो जाते तो शॉर्ट सर्किट हो सकता था और जरूरत से ज्यादा लोड पड़ने पर सिस्टम भी खराब हो सकता था। इन समस्याओं से बचने के लिए विलियम ने अपना खुद का सेफ्टी सिस्टम तैयार किया था। विलियम ने इसे सिर्फ इलेक्ट्रिक बेल के डायग्राम को देखकर उसने खुद तैयार किया था। जैसे ही उसकी विंडमिल की खबर आसपास के इलाकों में फैली, लोग उसे देखने आने लगे। कई लोग अपने मोबाइल फोन्स लेकर आते थे और पूछते कि क्या इससे हमारा मोबाइल फोन चार्ज हो सकता है। लेकिन जब तक उनका फोन फुल चार्ज नहीं हो जाता था, तब तक उन्हें यकीन नहीं होता था कि यह विंडमिल सच में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। विंडमिल को बनाने के बाद भी विलियम ने लाइब्रेरी जाना नहीं छोड़ा। वो बार बार लाइब्रेरी जाता और यूजिंग एनर्जी वाली किताब को फिर से पढ़ता। एक दिन लाइब्रेरियन ने उससे पूछा कि तुम यही किताब बार बार क्यों पढ़ते हो? विलियम ने कहा कि यही वो किताब है जिसने मेरी विंडमिल बनाने में बहुत मदद की है। यह सुनकर लाइब्रेरियन खुद विलियम की विंडमिल देखने के लिए उसके गांव पहुंच गई। विलियम की विंडमिल को देखकर लाइब्रेरियन हैरान रह गए थे। उन्होंने तुरंत उस बुक डोनर्स को संपर्क किया जिनकी दी गई किताबों ने विलियम की जिंदगी बदल दी थी। ये खबर फैलते ही बुक डोनर्स, मीडिया, सब लोग विलियम के गांव पहुंच गए। 2006 में उसकी विंडमिल की कहानी मालावी के एक न्यूज़पेपर में छपी। देखते ही देखते ये खबर इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया में पहुंच गई। इसी दौरान टेग ग्लोबल के डायरेक्टर इमेका ओकाफोर की नजर विलियम की कहानी पर पड़ी। उन्होंने विलियम को अरुशा टांजानिया में आयोजित टेड ग्लोबल 2007 कॉन्फ्रेंस में अपनी कहानी सुनाने का निमंत्रण दिया। जब विलियम पहली बार फ्लाइट में सफर करने जा रहे थे, तब पूरे गांव के लोग उन्हें सलाह देने लगे कि कल तुम कुछ मत खाना, वरना फ्लाइट में बैठते ही उल्टी हो जाएगी। विलियम के लिए ये बड़ा अजीब सरकमस्टांस था। एक तरफ गांव में भूख से लोग मर रहे थे और दूसरी तरफ वो फ्लाइट में मिले खाने को मना कर रहा था। विलियम की स्पीच खत्म होते ही दुनिया भर के लोग उसकी मदद करने के लिए आगे आने लगे। विलियम दोबारा स्कूल लौट पाए।
अफ्रीकन बाइबल कॉलेज क्राइश्चियन एकेडमी में एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की। बाद में विलियम अफ्रीकन लीडरशिप एकेडमी जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका गए। एएलए के बाद उन्होंने अमेरिका के डार्टमाउथ कॉलेज में प्रवेश मिला। विलियम की इस पूरी जर्नी में उसके दो दोस्तों का भी बहुत बड़ा योगदान था। गिलबर्ट ने डायनेमो और इलेक्ट्रिकल सेटअप समझने में उसकी मदद की थी, जबकि जेफरी ने विंडमिल का टावर खड़ा करने के लिए उसकी मदद की थी। जब भी कॉलेज में छुट्टियां होती वो अपने गांव लौट आता और वहाँ डेवलपमेंट से जुड़े किसी न किसी प्रोजेक्ट पर अपना काम शुरू कर देता। जिस स्कूल से कभी विलियम को फीस न भर पाने की वजह से निकाल दिया था, कुछ साल बाद उसी स्कूल में उसने खुद सोलर पैनल्स इंस्टॉल करवाए। उन्होंने अपने गांव में ऑटोमेटिक सोलर वाटर पंप इंस्टॉल करवाए, बेहतर स्कूल के डेवलपमेंट में भी योगदान दिया और घरों के अंदर साफ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए बायोगैस प्रोजेक्ट पर भी काम किया। यही वो सारे रीजंस है जिसकी वजह से विलियम कामकोआंबा की कहानी आज भी दुनिया भर के लोगों को इंस्पायर करती है।